नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे और इसमें मैंने 20 प्रश्नोत्तर की एक सीरीज डाल दी थी और एक उससे पहले क्लास डाली थी। कुछ तथ्य और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में हमने देखे थे प्रयोगवाद से संबंधित। आधुनिक काल में प्रयोगवाद में हम बात कर रहे हैं। अभी प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नोत्तर हम देख रहे हैं। उसी से संबंधित आज की यह क्लास। तो शुरू करते हैं। आज मैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाई हूँ, देखते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थात आज का पहला प्रश्न और प्रश्न संख्या 21। नदी के द्वीप रचना है। तो नदी के द्वीप जो रचना है यह किसकी है, यह पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त, निराला, नागार्जुन, अज्ञेय। किसकी है दोस्तों नदी के द्वीप? यह अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अज्ञेय जी का यह रचना है, अज्ञेय जी की। अज्ञेय जी की अन्य रचनाएं हैं। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं और प्रयोगवाद में 4 प्रमुख सप्तकों का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे चिंता, भग्नदूत, हरि घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौदे हुए, आंगन के पारद्वार और इत्यलम। किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? अज्ञेय जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नाम है मैथिली शरण गुप्त। इनको हमने द्विवेदी युग में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, इनकी भी कुछ रचनाएं हैं जैसे जयदत्त व्रत हैं, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत है, भारत भारती, है ना। महत्वपूर्ण रचनाएं हमने देखी थी मैथिली शरण गुप्त की। अब निराला जी, इन्हें हमने छायावाद में पढ़ा था, निराला जी को। और छायावाद का शिव इन्हें कहा जाता है। छायावाद के शिव इन्हें उपाधि दी गई। तो देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या देखी थी हमने। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, गीत गुंज, आराधना, बेला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हमने देखी थी छायावाद में। नागार्जुन, ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नागार्जुन जी, इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। इनके कुछ रचनाएं जैसे अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा और कालिदास। आपने पढ़ा होगा कालिदास ओ कालिदास, बहुत अच्छी कविता इनकी रही है और नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़ें, बहुत आनंद उसको पढ़ के आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कवि और कविता है। अच्छा, मैं कविता लिखना भूल गई या कट गया, आई थिंक कुछ मिस्टेक यहाँ पे लग रहा है मुझे। मैं इसे ठीक कर लेती हूँ दोस्तों। पहले यह है दोस्तों प्रश्न संख्या 22 है हमारा। कविता दी है, रेत का विस्तार नदी में खो गई। क्या कविता है कि रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई, नदी जिसमें खो गई। तो यह कविता किसकी है और किसके द्वारा लिखी गई है यह बताना है हमें, अर्थात कवि और कविता का नाम बताना है। रेत का विस्तार नदी में, नदी जिसमें खो गई। तो देख लेते हैं ऑप्शन। नौका विहार पंत जी का, अंतः सलीला अज्ञेय जी का, नदी के द्वीप यह भी अज्ञेय जी की कविता है, अज्ञेय जी की नदी के द्वीप अज्ञेय जी का। और बादल राख निराला का। तो कौन सी रचना से लिया गया है ये पंक्ति और इसके रचयिता कौन है यह पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अंतः सलीला अज्ञेय जी की जो रचना है उसमें से लिया गया है। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई। तो नदी से आप कंफ्यूज ना हो कि कहीं आप ये ट्रिक न लगा कि नदी के द्वीप है। नदी के द्वीप से नहीं लिया गया है, यह लिया गया है अंतः सलीला अज्ञेय जी की जो रचना है अंतः सलीला, उस कविता से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस। मुक्तिबोध की एक रचना है, एक कविता है ब्रह्म राक्षस। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है यह पूछा गया है कि इनमें से ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है। ऑप्शन है बुद्धिजीवी, पूंजीपति, निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग। तो किसका प्रतिनिधि है दोस्तों? यह है बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है ब्रह्म राक्षस रचना मुक्तिबोध द्वारा रचित। सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, जमीन पक रही है। रचना का नाम है जमीन पक रही है। यह रचना किसकी है यह पूछा गया है। ऑप्शन है नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। तो जमीन पक रही है यह रचना है ऑप्शन डी, केदारनाथ सिंह की रचना है। केदारनाथ सिंह की कविता संग्रह है जमीन पक रही है। और इनकी अन्य कविता संग्रह हैं जैसे अभी बिल्कुल अभी, टॉलस्टॉय और साइकिल,
यहाँ से देखो, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसकी, केदारनाथ सिंह की। नागार्जुन के बारे में हम बहुत सी बातें कर चुके हैं। प्रगतिवाद के कवि हैं, वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम है, और इन्होंने एक साहित्यिक उपनाम था नागार्जुन का, वह था यात्री, और संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से ही रचनाएं लिखते थे। ये महत्वपूर्ण तथ्य नागार्जुन जी के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किस काव्य संकलन से माना जाता है? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन हुआ किस काव्य संकलन से माना जाता है? तो देखते हैं, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, कुरुक्षेत्र, असाध्य, वीणा। तो किससे माना जाता है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन? तो तार सप्तक से माना जाता है। आप अच्छे से जानते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में अगेजी द्वारा इसका संपादन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से प्रयोगवाद का क्या माना जाता है, प्रवर्तन माना जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, और आज का छठा प्रश्न रहेगा ये। कौन सी रचना कुंवर नारायण जी की रचना है? उनके द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, यह बताना है। मेरे साक्षात्कार, पारो, बात की बात, या इमरतिया। तो कौन सी रचना कुंवर नारायण जी की है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जो मेरे साक्षात्कार हैं यह कुंवर नारायण जी की रचना है। और पारो, इमरतिया, ये दो रचनाएं जो हैं यह नागार्जुन जी की रचनाएं हैं। और जबकि जो बात की बात है यह शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 है हमारा। कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? तो बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना नरेश मेहता जी द्वारा लिखी गई नहीं है, बताना है। तो महाप्रस्थान, अरण्या, सबरी, गुनाहों के देवता। तो कौन सी रचना नहीं है? तो आप जानते होंगे कि गुनाहों के देवता जो है यह नरेश मेहता की रचना नहीं है, क्योंकि यह धर्मवीर भारती की रचना है। जबकि महाप्रस्थान, अरण्या, सबरी यह नरेश मेहता की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो कौन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक? आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया है ना। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेयजी हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने किया। यहीं से प्रयोगवाद का प्रवर्तन माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। मछली घर क्या है दोस्तों? मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? तो दूतनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। तो किसकी रचना है मछली घर? जो रचना है यह है ऑप्शन बी, विजय देव नारायण शाही जी की रचना है मछली घर। और इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह हैं जैसे साखी, संवाद तुमसे, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा की ने अतुकांत, तीसरा पक्ष, तथा धर्मवीर भारती ने अंधायुग कनुप्रिया नामक काव्य संग्रह की रचना की दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। दो आप, ठीक है दोस्तों, दो आप किस विधा की कृति है? तो दो आप से आप समझ रहे होंगे कि दो आप किसकी रचना है, पहले यह जान लेते हैं। तो यह है शमशेर बहादुर सिंह की। किसके है दोस्तों? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है दो आप। तो इसकी विधा क्या है यह पूछा गया है, कहानी, समीक्षा, उपन्यास, काव्य। तो जैसे आप जानते हैं कि प्रयोगवाद में हम कविता से संबंधित यह वाद है और अधिकतर काव्य रचनाएं इस वाद में हुई हैं। तो हम ऐसे भी इसको लगा सकते हैं कि कहानी और उपन्यास तो है ही नहीं, समीक्षा भी नहीं है, यह है काव्य। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या कविता से संबंधित काव्य खंड अभी हम देख रहे हैं, तो ऐसे भी रिलेट करना चाहिए हमें अपने माइंड को जागृत अवस्था में रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि कहीं से भी प्रश्न घुमा देता है और हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, बाकी प्रश्न वही रहते हैं जो हम हमेशा पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया? ठीक है दोस्तों, अर्थात मुक्तिबोध जी, जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं प्रयोगवाद के प्रमुख कवि, उनकी किस रचना को बैन किया गया यह पूछा गया है। विपात्र, एक साहित्य की डायरी, चाँद का मोहटेड़ा, भारत इतिहास और संस्कृति। तो किसको प्रतिबंधित किया गया दोस्तों?
तो जो ऑप्शन डी है भारत इतिहास और संस्कृति, इस रचना को, यह मुक्तिबोध की रचना है, इसे प्रतिबंधित कर लिया गया और मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध क्या करा था, ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था और जिसका निर्णय इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया गया। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट थे इसमें जिसमें क्या था कि भद्रता और नैतिकता की बातें थी, तो उसमें से 10 पॉइंटों को हटाया गया, फिर इसका प्रकाशन किया गया और इसे बैन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। प्रियमवध, क्या लिखा है, प्रियमवध निम्न में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो पात्र है प्रियमवध और किस रचना के पात्र हैं यह पूछा गया है। प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस हो गए, ब्रह्म राक्षस, कामायनी। तो प्रियमवध किस रचना के पात्र हैं? जो ऑप्शन बी है असाध्य वीणा, इसके पात्र हैं प्रियमवध और अज्ञे जी की रचना है ये असाध्य वीणा, आप जानते होंगे अज्ञे जी की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं कितनी नावों में कितनी बार और कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ये तो आप जानते ही होंगे। आंगन के पार द्वार और इंद्रधनुष रौदे हुए थे, हरी घास पर क्षण भर, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गजानन किसकी, अज्ञे जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न होगा 33 अर्थात 33। तो कौन सी कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो कुछ रचनाएं दी हैं, उसमें से हमें बताना है कि गिरिजा कुमार माथुर की कौन सी रचना नहीं है। नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, बुनी हुई रस्सी। तो आप जानते होंगे कि जो ऑप्शन डी है यह इनकी रचना नहीं है, क्योंकि बुनी हुई रस्सी धर्मवीर भारती भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है दोस्तों। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, भवानी मैया की है बुनी हुई रस्सी। जबकि नाश का निर्माण, शिला पंख चमकीले और छाया मत छूना, यह गिरिजा कुमार माथुर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जैसे एक और है साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, ये महत्वपूर्ण रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, धर्मवीर भारती की कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन किया गया है? तो कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। इसमें किसका वर्णन है यह देखते हैं। राधा के नवीन रूप का, मीरा का, सीता के मुख का या रसिक प्रिया का। तो किसका वर्णन किया गया है इसमें? राधा के नवीन रूप का वर्णन किया है कनुप्रिया रचना में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, क्या लिखा है दोस्तों? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य की प्रवृत्ति है? तो किस काव्य की प्रवृत्ति है? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य की प्रवृत्ति है यह पूछा है। छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, इनमें से कोई नहीं। तो किस वाद की प्रवृत्ति है दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो प्रयोगवाद है इसकी प्रवृत्ति है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। और आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। और प्रयोगादि कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध की अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोहभंग का बोध हुआ है, यह आप जानते होंगे। और अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य सर्जना प्रयोगवाद में ही की गई। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, मुख्य प्रवृत्ति है, ऐसा कह सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारा 36 है। प्रश्न संख्या 36 है, रूपामवरा, क्या लिखा है दोस्तों? रूपामवरा किसकी रचना है? रूपामवरा किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। तो किसकी रचना है दोस्तों रूपामवरा? यह भी अज्ञेय जी की रचना है। रूपामवरा अज्ञेय जी की रचना है। यह अज्ञेय की एक काव्य कृति है दोस्तों। हम देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह काव्य कृतियाँ ही हैं, तो रूपामवरा भी अज्ञेय जी की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे आंगन के पार द्वार, इत्यलम, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण पर, रूपामवरा देख रहे हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला?
तो यह प्रश्न है। यह तो आप जानते ही हैं कि नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो किस रचना पर मिला? महाप्रस्थान, संशय की एक रात, वन पाखी सुनो या संपूर्ण रचना पर। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1992 ईस्वी में नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और किस रचना पर मिला? संपूर्ण रचना पर, संपूर्ण काव्य कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्योंकि हिंदी साहित्य में केवल 4 रचनाओं को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहले पंत जी की चिदम्बरा रचना को, और फिर दिनकर जी की उर्वशी रचना को, फिर अज्ञेय जी की कितनी नाव में कितनी बार, और फिर महादेवी वर्मा की यामा को। और उसके बाद जो जिनको भी मिला, उसके बाद तो नरेश मेहता जी को ही मिला 1992 ईस्वी में संपूर्ण रचना के लिए। और उसके बाद संपूर्ण रचना के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। यह भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। क्या पूछा गया है दोस्तों कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका, अच्छा किस पत्रिका से प्रयोगवाद का जन्म हुआ है? तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। तो किस पत्रिका से हुआ है दोस्तों? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पर प्रतीक भी दिया रहता है, लेकिन वैसे तार सप्तक ही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तार सप्तक प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। अगला है साखी। साखी किसका संकलन है? क्या है? साखी किसका संकलन है? अभी अभी हमने देखा था। शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास, विजय देव नारायण शाही। तो किसकी है दोस्तों साखी? यह है विजय देव नारायण शाही की संकलन, उनके द्वारा किया गया संकलन है या उनकी काव्य संग्रह है विजय देव नारायण शाही जी का। और इनकी रचनाएं देखे थे हमने, मछली घर, संवाद तुमसे, महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है हमारा। आत्मजयी रचना है। तो आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता। तो आत्मजयी रचना किसकी है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। ठीक है दोस्तों, किसकी है? कुंवर नारायण जी की है आत्मजयी। और क्या है दोस्तों? ये प्रबंध काव्य है। 1965 ईस्वी में। कब हुई इसकी रचना? 1965 ईस्वी में आत्मजयी की रचना हुई। साये में धूप दुष्यंत कुमार जी की महत्वपूर्ण रचना है। 1975 ईस्वी में इसकी रचना हुई। साये में धूप दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, अभी हमने देखा था कि उसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन हुआ है। धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया में, उनका काव्य है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। तो यह भी उनका प्रबंध काव्य है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह क्लास? और अगर आप अंत तक हमारे क्लास के साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और रोज़ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज मिलते रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।